बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीमेंट के हवाले से न। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है ना वो आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन इस चैप्टर में से अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग नहीं आती होती, तो शॉर्ट क्वेश्चन ही आते होते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो एक एमसीक्यू बनता है ना, सेकेंड लाइन के शुरू में, कि सीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल which was first introduced by an English mason Joseph Aspidin। तो ये एमसीक्यू साइंटिस्ट का नाम जो है ये हो गया। दूसरा आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि इसको पोर्टलैंड, ये ना तीसरी लाइन चौथी लाइन के एंड पे, पोर्टलैंड सीमेंट का नाम क्यों देते हैं? जो हम सीमेंट है इसको पोर्टलैंड सीमेंट का नाम क्यों देते हैं? तो इसमें आप कहते हैं कि जब हम मिक्सचर का हीट करते हैं ना, मतलब strongly heated mixture of limestone and clay was mixed with water and allowed to stand. It hardened to a stone-like mass which resembled Portland rock। पोर्टलैंड एक रॉक थी जिससे उसकी रिजेम्बलेंस मिलती जुलती थी, जो वो मटेरियल उसने बनाया था एस्पिडिन ने, लाइमस्टोन और क्ले को, मिक्सचर को, जो पानी के साथ मिलके हम जैसे हम सीमेंट बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं। तो पेस्ट बनाया, उसके बाद फिर उसको जब रखा वो हार्ड हो गया, तो उसकी जो रिजेम्बलेंस थी वो मिलता जुलता था पोर्ट और लैंड रॉक के साथ, तो उसी से फिर उसका नाम जो है ना वो पोर्टलैंड सीमेंट दे दिया। पोर्टलैंड रॉक क्या है? अ फेमस बिल्डिंग स्टोन ऑफ इंग्लैंड। इन इंग्लैंड के अंदर एक बिल्डिंग स्टोन था जिसको यूज किया जाता था मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो उससे मिलता जुलता था, इस वजह से उसको फिर पोर्टलैंड सीमेंट का नाम ही दिया गया। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, उससे क्या मुराद है? ये उसको पोर्टलैंड सीमेंट को सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट का नाम क्यों देते हैं? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ये आपका हो गया। दूसरा के नेम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज गिवन टू द मिक्सचर ऑफ लाइम। पोर्टलैंड सीमेंट में अब क्या क्या मौजूद है? लाइम मौजूद है, फ्रॉम लाइमस्टोन आता है, सिलिका है, आयरन ऑक्साइड है और एल्यूमिना। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है या एमसीक्यू हो सकता है कि पोर्टलैंड सीमेंट के मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, मेन जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो ये हमारे पास चार आ गए, लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिना। बाकी सारे जो उसके बाकी इसके अलावा और भी हैं, वो मेन नहीं है, वो उसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज लाने के लिए होते हैं, तो वो सेकेंडरी कहलाते हैं। प्राइमरी यही वाले हैं जिनके बगैर जो है ना सीमेंट का वजूद मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट आता है जी डिफाइन सीमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो, डिफाइन सीमेंट, तो हम कहते हैं सीमेंट इज अ मटेरियल obtained by burning an intimate mixture of calcareous and argillaceous materials। calcareous and argillaceous materials। calcareous जो है वो आगे इसकी भी डेफिनेशन आती है, कैल्शियम प्रोवाइड करता है, और आर्जिलेसियस होता है ये एल्यूमिनोस सिलिकेट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। तो जब इस मिक्सचर को हम एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर उसको हम बर्न करते हैं तो क्लिंकर प्रोड्यूस होते हैं, और इन क्लिंकर्स को फिर हम पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, जो फिर सीमेंट कहलाता है। असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स सीमेंट के हैं, वो लाइम था, सिलिका था एंड एल्यूमिना। लाइम है जो लाइमस्टोन से आता है, सिलिका और एल्यूमिना जो कि क्ले से हासिल होते हैं। तो ये तीन असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। तो मतलब वो एमसीक्यू आपका अगर बनाए असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, तो ये तीन, ऊपर तो वैसे उसने चार मेंशन किए थे कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है ना उसके अंदर ये भी मौजूद होता है ना, आयरन ऑक्साइड भी मौजूद है, लेकिन जो मेन बेसिक हैं वो तीन है, इन चारों में से भी मेन बेसिक तीन है।
एक लाइम हो गया, सिलिका हो गया और एलुमिना हो गया। ये एमसीक्यू के हवाले से आपने इसको याद रखना है। ये सामने एक ना टेबल बना हुआ है जिसमें परसेंटेजेस दी हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सीमेंट के अंदर। जैसे लाइम 62% होता है, सिलिका 22% है, एलुमिना 7.5% है। अब ये मेन तो यही तीन हो गए, बाकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जैसे मैग्नीशिया 2.5%, आयरन ऑक्साइड 2.5, सल्फर ट्राईऑक्साइड 1.5, सोडियम ऑक्साइड 1.01% हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो 1% हो गया। तो यानी ये बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये सारे उसके एसेंशियल नहीं है, पहले तीन जो है वो मेन है, ज़्यादा अमाउंट में वही चाहिए होता है। अब यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट आता है शॉर्ट क्वेश्चन का ना, कि जनाब गिव द कंपोजिशन ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो कि गिव द कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट की कंपोजिशन बता दे, तो कंपोजिशन में फिर आपको ये परसेंटेज के साथ बतानी पड़ेगी। लेकिन पास पेपर में आप देखें ना तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि एक आध दफ़ा आया, या शायद वो भी ना हो, कहीं किसी देखा है मैंने क्वेश्चन एक आध दफ़ा ये, लेकिन ये अब जहन में नहीं है कि पास पेपर में देखा है या किसी और कॉलेज वगैरह के पेपर में देखा है। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन वैसे नहीं है। उसके बाद हमारे पास है जी रॉ मटेरियल। दो एमसीक्यू, एक डेफिनेशन आ गई शॉर्ट क्वेश्चन, और एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट से ये एमसीक्यू हो गया। और कंपोजिशन का अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो ये कंपोजिशन आप वाला टेबल आपने बना देना। शॉर्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट वैसे ये नहीं है, इनमें से ना तीन डिफाइंड सीमेंट का शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ये कंपोजिशन वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन की बजाय एमसीक्यू में इसके पूछे जाने के ज़्यादा चांस है। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। वैसे कई दफ़ा एक्सरसाइज में भी है शायद, और पास पेपर में कई दफ़ा ये सवाल रिपीट हुआ है कि गिव द रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट। तो हम कहते हैं फिर तीन तीन तरह के इसके रॉ मटेरियल होते हैं। नंबर वन जो है वो कैलकेरियस मटेरियल है जो हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है ना, यानी लाइमस्टोन इसमें आ जाता है, मार्बल, चॉक्स, मराइन शेल जो है ना, समंदरी जो जानवर है उनके शेल्स वगैरह जो, ये एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मकसद कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम प्रोवाइड करना। दूसरा था आर्जिलेसियस मटेरियल जिसमें क्ले आता है, शेल आता है, स्लेट आता है। ये मुख्तलिफ टाइप्स है ना, चट्टाने या पत्थर, उनकी मुख्तलिफ ये नाम है किस्में, शेल, स्लेट की। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो स्लैग हमने लास्ट टाइम इसी उसमें 6 चैप्टर में बात की थी स्लैग की। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो स्लैग हासिल होता है तो वो आर्जिलेसियस मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सिलिकेट्स मौजूद होते हैं या एलुमिनेट्स मौजूद होते हैं। इनको एसिडिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये मेटल्स के साथ मिले होते हैं ना, जैसे सोडियम एलुमिनेट या सोडियम सिलिकेट। तो ये फिर उसके साथ यानी आपको कहलाता है एसिड कंपोनेंट कहलाता है, और वो जो मेटल होती है वो बेसिक कंपोनेंट कहलाता है। ये ऐसे ही आप समझ लें जैसे आपका ना एक प्रैक्टिकल होगा साल्ट एनालिसिस का ना, उसमें आप को एक साल्ट दे दिया जाएगा, अननोन होगा, तो आपने उसकी कंपोजिशन जो है ना उसका पता चलाना है कि कौन सा इस ये साल्ट है। जैसे NaCl आपको दे दिया जाएगा, अब उसमें जो सोडियम है ना, जब आप देखें ना जब NaCl साल्ट बनता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और HCl एसिड के मिलने से बनता है। अब NaCl के अंदर जो सोडियम है ना, ये चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की तरफ से आई है तो इसलिए इसको फिर बोलते हैं बेसिक रेडिकल या बेसिक कंपोनेंट। और जो Cl है, क्लोराइड जो है NaCl के अंदर, वो आया है HCl की तरफ से, यानी एसिड की तरफ से, इसलिए उस क्लोराइड को बोलते हैं एसिडिक कंपोनेंट या एसिडिक रेडिकल। तो उसी तरह ये जो एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स होते हैं, ये चूंकि मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं, ये नेगेटिव आयन की शक्ल में होते हैं, तो इस वजह से इनको फिर एसिडिक कंपोनेंट्स का नाम दिया जाता है। अदर रॉ मटेरियल बीइंग यूज्ड इज जिप्सम। तीसरे नंबर पे जिप्सम आ गया। एक कैलकेरियस मटेरियल आ गया, दूसरा आर्जिलेसियस मटेरियल आ गया, और तीसरा जिप्सम आ गया।
उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो कितने टाइप्स से हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि डिफरेंट जो मेथड है, यानी हमारे पास ड्राई मैस प्रोसेस होता है या वेट प्रोसेस, दो हैं प्रोसेस ना इसको सीमेंट बनाने की, ड्राई प्रोसेस या वेट प्रोसेस। शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन सा यूज़ किया जाए, ये किस पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर ये डिफाइन करेंगे कि ये ड्राई प्रोसेस है या वेट प्रोसेस यूज़ करना है। तो उसमें फिर ये 3 पॉइंट 1 2 3 ये हमारे पास आते हैं कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द रॉ मटेरियल बताती है कि रॉ मटेरियल अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर ड्राई प्रोसेस के लिए सूटेबल है। लोकल क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द फैक्ट्री, जहाँ पे आपने फैक्ट्री बनाई है उस जगह की जो क्लाइमेट है वो क्या है, वो ड्राई है या वो मॉइस्चर वाली है, वेट है। अगर वो ड्राई है तो फिर ड्राई प्रोसेस बेहतर है, अगर वो वेट कंडीशन वेट क्लाइमेट है तो फिर वेट प्रोसेस बेहतर है। इस तरह रॉ मटेरियल की जो फिजिकल कंडीशन है वो भी ड्राइड है या वेट है, उस हिसाब से फिर सिलेक्ट होता है। प्राइस ऑफ द फ्यूल, फ्यूल की जो प्राइस है वो भी हमें बताएगी कि आप जो है ना वो ड्राइव मतलब आपने जो इंग्रेडिएंट्स लेके आने हैं, यानी कैलकेरियस मटेरियल आपको चाहिए, आर्जिलेसियस चाहिए, जिप्सम चाहिए, इसको मिला के आपने सीमेंट बनाना है। तो ये जब आप लेके आएंगे तो कितनी दूर से लाना पड़ रहा है, ठीक हो। और अगर वो जो उसकी है वेट प्रोसेस है, मतलब देखें ना मेरी जो फैक्ट्री की क्लाइमेट है वो जब मैं वेट प्रोसेस यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन वेट प्रोसेस के लिए जो मटेरियल चाहिए, वेट मटेरियल चाहिए, वो जनाब मुझे मिलेगा, वो जहाँ से मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। और अगर मैं ड्राई प्रोसेस की बात करता हूँ तो वो जो मुझे मिल रहा है उसका जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो मुझे करीब से मिल रहा है। तो फिर मैं कोशिश यही करूँगा कि वो प्रोसेस यूज़ करूँ जिसके इन जो इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए मुझे ज़्यादा खपना ना पड़े, ज़्यादा कंजप्शन मेरी ना हो। एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि जनाब कौन सी कंडीशंस हैं जो ये डिफाइन करेंगी कि आपने वेट प्रोसेस यूज़ करना है या ड्राई प्रोसेस। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि इनमें से हम प्रेफरेंस जो दी जाती है ना अमूमन वो वेट प्रोसेस को दी, जैसे इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज यूज वेट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो वेट प्रोसेस जो है वो क्यों उसको प्रेफरेंस दी जाती है ड्राई प्रोसेस के ऊपर ना, उसका ये शॉर्ट क्वेश्चन, या वाई वेट प्रोसेस बेटर देन ड्राई प्रोसेस। तब ये हम आंसर ना, ये आखिरी 3 लाइनों में उसका आंसर है कि पाकिस्तान में वेट प्रोसेस यूज होता है क्योंकि ड्राई प्रोसेस जो है नीड्स एक्सेसिव फाइन ग्राइंडिंग, उसमें ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए ड्राई प्रोसेस में, और इट इज़ मोर सूटेड फॉर द हार्ड मटेरियल, बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल हो तो उसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन जो वेट प्रोसेस है वो डस्ट से, एक तो डस्ट से फ्री होता है, दूसरा ग्राइंडिंग उसकी आसान हो जाती है वेट प्रो होने की वजह से, तीसरा उसकी जो कंपोजिशन उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं ना, कौन सी चीज़ उसमें मिक्स करनी कैसे, क्योंकि वो वेट प्रोसेस मतलब पेस्ट की शक्ल में चल रहा है, मिक्सचर पानी के साथ उसका चल रहा है, तो उसके अंदर फिर चीज़ों को मिक्स करना हमारे लिए आसान हो जाता है, कंपोजिशन को कंट्रोल करना आसान होता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है। ये अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन ये दोनों के कंडीशंस को कौन सी डिफाइन करती हैं और वेट प्रोसेस को क्यों प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद है वेट प्रोसेस के कितने स्टेप्स हैं, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है, लेकिन अमूमन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर में से है नहीं तो फिर इसको एज ए शॉर्ट देखेंगे। पहला ये यहाँ पे शॉर्ट बन सकता है कि वेट प्रोसेस की कितनी स्टेजेस है, तो 5 स्टेजेस इसकी बनती हैं। पहला है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल आता है उसको हम पहले क्रश करते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ के छोटे छोटों में करते हैं, फिर ग्राइंडिंग करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। दूसरा मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल इन करेक्ट प्रोपोर्शन, सही रेशो जो उनकी फिक्स होती है उस रेशो से उस रॉ मटेरियल को, यानी आर्जिलेसियस और कैलकेरियस दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। फिर हीटिंग द प्रिपेयर्ड मिक्सचर इन अ रोटरी किन, रोटरी किन जो होता है उसके अंदर उसको हाई टेम्परेचर पे उसको मिक्सचर को हीट किया जाता है, तो उसके अंदर केमिकल कुछ चेंजेस आती हैं, और उसके बाद फिर वो जो मटेरियल आता है उसको ठंडा करके हम ग्राइंडिंग की तरफ ले आते हैं।
जो क्लिंग रोटरी किन है उससे जो निकल रहा है ना, ग्राइंडिंग द हीटेड प्रोडक्ट नोन एज क्लिंकर। जो रोटरी किन से मटेरियल निकला है उसको क्लिंकर बोलते हैं, उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। उसके बाद फिर मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर विद जिप्सम, फिर उसमें जिप्सम को मिक्स किया जाता है। जिप्सम की भी रेशो होती है 2% तक, उसको मिक्स किया जाता है। तो मिक्सिंग होने के बाद हमारे पास जो है ना वो अब जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ गया, एक पाउडर आ गया मिक्सचर की शक्ल में, इसको वो सीमेंट कहलाता है। उसको फिर आगे हम फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, पहला नंबर है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का। तो वो जनरल अभी हमने बात कर ली इसमें कि क्रशिंग में हम बड़े बड़े ये ना रॉ मटेरियल्स आर फर्स्ट क्रश्ड इनटू सूटेबल साइज में, उनको बड़े बड़े क्रश किया जाता है। दो स्टेजेस में होते हैं। फिर उसको उसके बाद हम पानी की मौजूदगी में ग्राइंड कर लेते हैं, छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में लाते हैं यूजिंग रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉल्स और ट्यूब मिल्स। बड़ी बड़ी हैवी बॉल्स होती हैं ना, वो घूमती रहती हैं, उनके दरमियान में वो सीमेंट के जो होते हैं टुकड़े, वो पीसेस वो डाल दिए जाते हैं। तो हैवी बॉल जब उसके ऊपर से गुजरती हैं या उसके दरमियान में आती हैं, दो हैवी बॉल्स के दरमियान में वो मटेरियल आता है, तो वो पिस जाता है, पाउडर फॉर्म में चला जाता है, ग्राइंड हो जाता है। उसके बाद था मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल की मिक्सिंग कैसे करते हैं, उसमें हमारे पास लाइमस्टोन 75% और क्ले 25% है। ये एमसीक्यू के तौर पे याद रखना आपने कि जो क्ले और लाइमस्टोन है, यानी लाइमस्टोन से मुराद कलकैरियस मटेरियल और क्ले से मुराद आर्जिलेसियस मटेरियल है। एमसीक्यू आया हुआ था, पास पेपर में था गालबन, तो उसने कहा था कि द परसेंटेज ऑफ आर्जिलेसियस मटेरियल इन सीमेंट इज, तो यहाँ तो सिर्फ यही लिखा हुआ ना क्ले 25% है, तो हम फिर उसे कहते हैं कि जनाब वो क्ले से मुराद आर्जिलेसियस मटेरियल है, तो 25% हमारी ऑप्शन टिक होती है यहाँ पे। और कैलकेरियस मटेरियल क्या है, तो वो 75% आ जाता है कि 75% कैलकेरियस मटेरियल और 25% आर्जिलेसियस मटेरियल, इनको आपस में होमोजीनियसली मिक्स करते हैं, ग्राइंड वगैरह करके अच्छी तरह मिक्सिंग इनकी होती है। तो उसके बाद उसको पानी की वगैरह के साथ मिक्स करते हैं, तो द रिजल्टिंग मटेरियल इज नोन एज स्लरी, उसको स्लरी का नाम देते हैं। तो वो स्लरी जो उसके अंदर 35 से 45% तक वाटर होता है। ये एमसीक्यू हो गया। फिर उसको हम फिल्टर वगैरह करते हैं और उसके अंदर से वाटर को रिड्यूस करके 20 से 30% तक ले आते हैं। और फिर वो जो उसके फिलर केक्स यानी उसके पीसेस जो टुकड़े बन जाते हैं, उनको हम स्टोरेज बिन्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। पानी का निकालने का सबसे फ़ायदा ये होता है, दिस रिड्यूसेस द फ्यूल कंजप्शन फॉर हीटिंग स्टेज, क्योंकि अगली स्टेज में हमने हीटिंग करनी है, तो हीटिंग स्टेज जितना पानी कम होगा उतना हमारे लिए आगे उसको हीटिंग स्टेज पे हमारी कंजप्शन जो है ना ये वो बहुत कम हो जाएगी, यानी ये प्रोसेस ये स्टेप थोड़ा सा हमारा इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो एमसीक्यू याद रखने वाले ये दो परसेंटेजेस आ गई कि लाइमस्टोन क्ले कितने कितने परसेंट है, वाटर जो है वो कितने परसेंट होता है, और फिर फिल्ट्रेशन करके कितने परसेंट तक चला जाता है। दो पॉइंट आ गए। उसके बाद हमारे पास आता है कि एमसीक्यू में ये मेन आपके पॉइंट बनते हैं। हीटिंग द स्लरी इन अ रोटरी किन, रोटरी किन जो है ना इसके अंदर स्लरी को हीट जो करते हैं, तो रोटरी किन के फिर चार एक ABCD चार उसके मुख्तलिफ जो है ना वो स्टेप्स बनते हैं, जोन्स कहने बनते हैं। अच्छा, इसमें रोटरी किन में आपका एमसीक्यू एक दो बनते हैं। पहला तो ये है कि जो इसके अंदर सिलेंडर यूज होते हैं ना, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, वो 8 से 15 फीट तक उनका डायमीटर होता है और 300 से 500 फीट वो लंबे होते हैं, जो सिलेंडर जिसके अंदर ये रोटरी किन यानी हीटिंग आर्मसलरी को हीट किया जाता है। स्टील के बने होते हैं और इनके अंदर जो है फायर ब्रिक्स लगी होती हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर हमने देना होता है उसको ना, 1500 डिग्री सी तक तकरीबन टेम्परेचर जाता है। तो इस वजह से उसके अंदर वाली साइड पे बाहर से स्टील का बना है लेकिन अंदर से फायर ब्रिक्स वगैरह उसके ऊपर लगी होती हैं। और ये किन रोटेट्स हॉरिजॉन्टली इन इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी वो रोटरी किन जो है वो सिलेंडर जो है वो खड़े नहीं रहते बल्कि वो
रोटेट भी करते हैं और उनकी रोटेशन की स्पीड इतनी है कि 1 मिनट में 2 चक्कर, 1 से 2 चक्कर वो लगा लेते हैं। थोड़ा सा इसको टेढ़ा भी रखा होता है, इट इज इंक्लाइंड अ फ्यू डिग्री एज द किन रोटेट्स द चार्ज स्लोली मूव्स डाउनवर्ड ड्यू टू द रोटरी मोशन। तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं ताकि जैसे जैसे वो मूव करता जाए तो उसके अंदर जो सीमेंट है वो आहिस्ता 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 नीचे की तरफ मूव करता जाए। तो एमसीक्यू तो ये आपके पास आ गई ना, ये लेंथ, उसकी डायमीटर, लेंथ और फिर ये रेवोल्यूशन, ये एमसीक्यू हो गए। और इसके अलावा लास्ट लाइन में द चार्ट टेक्स 2 to 3 hours टू कंप्लीट द जर्नी इन द किन। इन स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी किन का चक्कर काटने में उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ये एमसीक्यू हो गए। अब प्रोसेस स्टेप्स कैसे होता है? पहला स्टेप उसका आता है ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन ना, या मिनिमम टेम्परेचर जोन भी इसको बोलते हैं, कि जिसके अंदर हम 500 डिग्री सी टेम्परेचर देते हैं। इस टेम्परेचर पे हमारे पास जो मॉइस्चर होता है ना वो हमारा रिमूव हो जाता है, और जो क्ले होती है ना वो, उसके अंदर जो एलुमिनो सिलिकेट्स वगैरह या एलुमिनेट्स मौजूद होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, टूट के एलुमिना, सिलिका और आयरन ऑक्साइड वगैरह में बदल जाते हैं। तो मॉइस्चर रिमूव हुआ, दूसरा ये एलुमिना, सिलिका और आयरन ऑक्साइड हमारे पास आ जाते हैं। ये आपका अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ये मतलब मिनिमम टेम्परेचर जोन में क्या होता है उसका रिएक्शन बता दें, डिकम्पोजिशन जोन या मॉडरेट टेम्परेचर जोन में क्या होता है। इन हर ये चारों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और इनके अंदर जो टेम्परेचर है ये आपके एमसीक्यू भी बनते हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये एमसीक्यू बनते हैं। अब दूसरा डिकम्पोजिशन जोन है, इसके अंदर कितना टेम्परेचर, 900 डिग्री सी तक हम टेम्परेचर देते हैं। और इसके अंदर स्टेप कौन सा होता है, जो लाइमस्टोन होता है वो डिकम्पोज होकर लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तीसरा जो बर्निंग जोन है या मैक्सिमम टेम्परेचर जोन है, उसमें हम 1500 डिग्री सी तक उसको टेम्परेचर को लेके जाते हैं। और इसमें अब जो कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद था, जो इस बी स्टेप में ना डिकम्पोजिशन जोन में बना था, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड पहले स्टेप में बन चुके हैं। तो ये सारे आपस में कंबाइन होकर कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फेराइट बन जाते हैं। ठीक हो गया। और चौथा कूलिंग जोन है। कूलिंग जोन में फिर हम उस आने वाले जो निकलने वाली मास है उसको ठंडा करते हैं, तकरीबन 150 से 200 डिग्री सी तक उसको ठंडा करके ले आते हैं, 1500 से 200 तक ले आते हैं। तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें इस तरह किन से हासिल होता है उसको सीमेंट क्लिंकर का नाम देते हैं। ये क्लिंकर फार्मेशन होगा ना चौथा स्टेप, तो क्लिंकर बन जाता है। इसकी अपीयरेंस जो होती है वो ग्रीनिश ब्लैक होता है या ग्रे कलर की ये बॉल्स होती हैं जिनके साइजेस मुख्तलिफ होते हैं। फ्राम नट्स टू पीस, यानी मटर, पीस मटर के दाने होते हैं, मटर के दानों के तरह हो गए, या नट्स जो होती हैं उनकी तरह हो गए। ये उसने उसका फ्लोशी डायग्राम बनाई है, शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है फ्लोशी डायग्राम बनाए। तो ये इस तरह इन स्टेप्स को आपने शो करना होता है ना, जो स्टेप्स में होते रहे। पहले लाइमस्टोन था, फिर रोटरी क्रशर था, रोटरी स्क्रीन थी, फाइन ग्रेन था, फिर वाश मिल्स थी। इसने ज़रा डिफरेंट ये बनाया ना, कलेक्टिंग टैंक है, क्लिंकर हॉपर है, कूलर है, क्लिंकर ग्राइंडर है, ग्राइंडर सीमेंट बैगिंग है। ये इसने ज़रा और अंदाज है। अब ये वाला भी कर सकते हैं, नहीं तो जो प्रो स्टेप्स आपने यहाँ अभी अभी जिन जिन हेडिंग से पढ़े यही हेडिंग आप मेंशन कर देंगे तो फ्लो शीट डायग्राम बन जाती। ज़रूरी नहीं जो इन्होंने दिया यही आप उसमें मेंशन करें। क्लिंकर फॉर्मेशन होगी, उसके बाद पांचवा स्टेप हमारे पास आ गया जी, ग्राइंडिंग द क्लिंकर विद जिप्सम। लास्ट स्टेप यही था कि वो जो आपके पास पीछे क्लिंकर मिल गया आपको, उसके अंदर फिर रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ जिप्सम यानी 2% तक जिप्सम हम ऐड करते हैं। ये एमसीक्यू के वाले से आपने याद रखना, 2% का ना, ये एमसीक्यू पास पेपर में आया भी होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन ये बना लेते हैं कि जिप्सम ऐड करने का फ़ायदा क्या है ना, वो क्यों ऐड करते हैं। ये हमने पीछे भी आपको याद होगा दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा था जिप्सम। तो उस वहाँ भी हमने बात की थी कि जिप्सम को सीमेंट में यूज़ करते हैं कि ये सीमेंट का सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। फिर वो उसका फ़ायदा ये होता है कि सीमेंट के अंदर होने वाले जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं वो बड़ी आसानी से हो सकते हैं, या उनको मुकम्मल होने का टाइम मिल जाता है। तो वो फिर जो चीज़ होती है वो बड़ी अच्छी, यानी मजबूत बाइंडिंग उनकी सीमेंट के पार्टिकल्स की बड़ी मजबूत हो जाती है। तो वो बिल्डिंग जो भी आप बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है।
तो एक तो ये 5वां पॉइंट में एमसीक्यू आपका यही है कि जी 2% तक हम जिप्सम उसमें ऐड करते हैं पाउडर फॉर्म में, और फिर उसके बाद हम उसकी फिनिशिंग, उसको स्टोरेज, साइलोज कहते हैं बैग्स वगैरह को ना, यानी बर्तन वगैरह जिसके अंदर स्टोर किया जाता है। और फिर उसके बाद उनको जो ना वो पेपर बैग्स, सीमेंट को अमूमन पेपर की वो बना होते हैं बैग जिसके अंदर स्टोर किया जाता है, और फिर उसको आगे भिजवा देते हैं जहाँ उसने मूव करना। अच्छा, उसके बाद है सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट मतलब जब हम सीमेंट को यूज़ करते हैं तो हम पहले उस बोरी को रेत के साथ मिक्स करते हैं, फिर उसमें हम पानी डालते हैं, इनका पेस्ट बनाते हैं। इस पेस्ट को फिर हम ऊपर जो वो जो ईंटें वगैरह या जहाँ भी है वो डाल देते हैं, उसके ऊपर ईंटें वगैरह लगाते जाते हैं, और वो जब ड्राई होता है तो वो मजबूत बन जाता है। अब वो जो आपका जब पेस्ट आपने लगा दिया, ईंटें वगैरह लगा दी, दीवार खड़ी कर रहे हैं आप, तो फिर जब उसके बाद उसका ये जो स्टेप है कि जिसमें उस गीला जो पेस्ट बना हुआ सीमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता अब ड्राई होगा और मजबूत हो जाएगा, तो ये जो टाइम है ना इसको बोलते हैं सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। कि सीमेंट जो है ना वो सेट हो रहा है और हार्ड मास में बदलता जा रहा है स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये आपका अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। शॉर्ट हो तो फिर इसके 2 स्टेप्स हैं तो दोनों को अलग अलग पूछा जाता है कि सेटिंग ऑफ सीमेंट जो है ना उससे क्या मुराद है। तो हम कहते हैं कि जो सीमेंट का पेस्ट हम बनाते हैं तो उसको जब हम टाइम देते हैं कि वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टाइम को हम नाम देते हैं सेटिंग टाइम। जैसे यहाँ पहली लाइन में देखें ना, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग टू अ हार्ड मास, यानी हार्ड मास में बदलना। मैन इट्स पेस्ट विद वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, पानी के साथ उसके पेस्ट को कुछ देर के लिए हम रख दें तो वो हार्ड मास में बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब रिएक्शंस कौन कौन से हो रहे होते हैं? रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर, पहले 24 घंटों में सीमेंट के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं? वो कहते हैं जिसके अंदर पहला जो थोड़े टाइम जो है शॉर्ट टाइम, उसके अंदर क्या होता है कि जब सीमेंट हमने पानी से मिक्स किया ना तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो उसके अंदर मौजूद था वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है, यानी उसकी हाइड्रेशन हो जाती है और फॉर्म्स ऑफ कोलाइडल जेल, और एक कोलाइडल जेल बनाता है जिसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि 3 कैल्शियम होते हैं, 7 एल्यूमिना होता है, 7 6 वाटर होता है। इसको नाम देते हैं हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। एक हो गया। दूसरा, दिस जेल स्टार्ट्स क्रिस्टलाइजिंग स्लोली, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं इस जेल की, और रिएक्ट्स विद जिप्सम, फिर ये जिप्सम के साथ भी रिएक्शन शो करता है और उसकी वजह से टू फॉर्म द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट की क्रिस्टल्स बन जाती है जिसका फार्मूला ये है 3 कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिना और फिर 3 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर। ये एमसीक्यू में भी आपने याद रखना है इनके नाम और फार्मूले, और शॉर्ट क्वेश्चन में हो तो फिर ये होता है कि रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर्स कौन कौन से। तो उसमें हमने कहा कि जो उसके अंदर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट था वो पानी को अब्जॉर्ब करके जेल की तरह बन जाता है और फिर ये जेल क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाती है। साथ साथ ये पानी के उस जिप्सम वहाँ पे मौजूद हो तो उसके साथ भी रिएक्शन शो करती है और फिर ये कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बन जाता है, 3 कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिना 3 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर आ जाता है। उसके बाद है जी रिएक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन 1 to 7 डेज, अगले 1 हफ्ते तक कौन से रिएक्शन चलते रहते हैं। उसमें हमारे पास होता है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो बनना होता है पहले से ही, 3 कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 जो था, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3 कैल्शियम ऑक्साइड और Al2O3 जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है, ये गेट हाइड्रोलाइज्ड, इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और हाइड्रोलिसिस होने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स में चेंज होना शुरू हो जाती है और इसी तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यही है। अब वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीडल शेप क्रिस्टल में कन्वर्ट होती है ना, उसमें से वो गेट स्टर्ड इन द कोलाइडल जेल, वो जो कोलाइडल जेल होती है ना उसके अंदर वो जो सीमेंट के अंदर मौजूद उसके अंदर वो स्टड होना, यानी उसके अंदर ना अंदर घुसना शुरू हो जाती है उसके अंदर, और उनको आपस में यानी
एंड इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू इट, और उसको फिर मजबूती देती है, उसके अंदर घुस के उनको आपस में जोड़ने में काम आती है, उनको मजबूत कर देती है सीमेंट के पार्टिकल्स को। और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये फिल्स द इंटरस्टाइसिस, तो गैप्स वगैरह रह गए हो तो ये उनको फिल कर देता है और मास को काफ़ी हार्ड बना देता है, यानी ये भी स्ट्रेंथ में इजाफा करता है। द जेल फॉर्म्ड स्टार्ट्स लूजिंग वाटर, जो जेल होती है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी को लूज करना शुरू कर देती है, पानी इवापोरेट होता रहता है और सीमेंट हमारा हार्ड हो जाता है। ये प्रोसेस स्टेप्स आपके होते हैं जी पहले 1 से 7 दिनों के अंदर अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट एक ये है ना, सेटिंग टाइम में आपको कभी देखा होगा जब कोई सीमेंट वगैरह लगाता है बंदा दीवार वगैरह, तो उसको ना पानी देते रहते हैं 1 हफ्ते तक, कम से कम ना 7 दिन तक उसको पानी लगाते रहते हैं। उसका मकसद भी यही होता है कि वो इतनी जल्दी ड्राई ना हो सीमेंट ना, उसके अंदर पानी रहे, तो जितना पानी रहेगा उतनी आहिस्ता से पानी इवापोरेट होगा, स्लो हो जाएगा प्रोसेस, फिर ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस जो है ये भी अच्छी तरह मुकम्मल हो सकेगा। और इनके जो इन्होंने नीडल शेप क्रिस्टल्स ने फिर स्टड होना है और जेल के अंदर, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने खाली जगहों को पूरा करना है, तो इनको टाइम मिल जाता है कि ये आराम से आसानी से उन खाली जगहों को पूरा कर सकते हैं और उस सीमेंट को मजबूती दे सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पानी लगाते रहना चाहिए, हफ्ता कम से कम 7 दिन तक तो ज़रूर लगाएं, ताकि उसके अंदर होने वाले जो प्रोसेस हैं वो ज़रा स्लोली हो। जितने वो आहिस्ता होंगे उतने वो अच्छी तरह होंगे, परफेक्ट होंगे, और हमारा जो सीमेंट होगा वो बड़ा मजबूत बनेगा। वरना ये होगा कि अगर जल्दी करेंगे तो फिर वो काम ख़राब हो जाएगा, सब मजबूती नहीं इतनी आएगी, दीवार होगी तो नीचे गिरने का खतरा है, या छत तो जैसे लेंटर वगैरह डालते हैं तो लेंटर नीचे आ जाएगा, गिर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू में भी आपने याद रखना है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है, और शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो कि 1 to 7 डेज में क्या रिएक्शन होते हैं, तब भी यही पॉइंट आ जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर बने तो सेटिंग टाइम का पूरे का लॉन्ग क्वेश्चन, सेटिंग सीमेंट से क्या मुराद है और रिएक्शन जो हो रहे हैं वो बता दें। ठीक हो। लास्ट पॉइंट इसमें जी कि सीमेंट इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर है, इसके अंदर आपने जो याद रखने वाला पॉइंट है ना, वो ये सेकंड पैराग्राफ की तीसरी लाइन में ना, कि 22 सीमेंट इंडस्ट्रीज इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में हैं, ये एमसीक्यू में आपने याद रखना। और उन 22 सीमेंट की जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो ये 95,78,802 मेट्रिक टन पर एनम पर ईयर है। ठीक हो। तो ये आपका एमसीक्यू बन जाता है कि कितने मेट्रिक टन पर ईयर उसकी प्रोडक्शन है और कितनी सीमेंट की फैक्ट्रीज थी, बाय सीमेंट की फैक्ट्रीज थी। बस ये एमसीक्यूज में आपने याद रखना है। वैसे तो ये स्टार्ट में भी हैं, लेकिन इसके आने एमसीक्यू बने तो इसके आने की चांसेस ज़्यादा है। ये वैसे ऊपर वाला 1947 में 4 सीमेंट के प्लांट थे मगरबी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जो इस वक्त हमारा पाकिस्तान है, और जिसमें 3,30,000 टन सीमेंट जो है ना हर साल बनता था। और 1954 में ये प्रोडक्शन जो है ना वो 6,60,000 टन तक चली गई थी। फिर 1956 में 2 सीमेंट की फैक्ट्रीज और लगाई गई, हैदराबाद और दाऊद खेल में। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर इसी तरह काम चलता रहा, फिर और सीमेंट की इंडस्ट्रीज आती रही। तो इस वक्त अब 22 के करीब सीमेंट की इंडस्ट्री जो है वो वर्क कर रही है। नहीं जी, यहाँ तक ये हमारा मुकम्मल होता है। इसमें आपकी जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के, एमसीक्यू बस एक ही ये बनता है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट द टेम्परेचर ऑफ द डीकम्पोजिशन जोन गोज अप टू 900 डिग्री सी था ना, बी ऑप्शन थी इसके अंदर। और एक एमसीक्यू ये, विच इज़ नॉट अ कैलकेरियस मटेरियल, कैलकेरियस कौन सा नहीं है, तो क्ले जो है वो कैलकेरियस नहीं है ना, बाकी तो कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। हाउ मैनी जोन्स थ्रू विच द चार्ज पासिस इन द रोटरी किन, रोटरी किन में कितने जोन्स हैं, 4 जोन्स थे ना, ए बी सी डी, तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब इसमें ये कैलकेरियस मटेरियल क्या है, अर्जिलिसिस क्या है, इंपॉर्टेंट है पास पेपर के हवाले से। रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट अगर आ गई तो फिर दोनों को इकट्ठा डिस्कस किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कंपोजिशन ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट बता दें, ये एक्सरसाइज का सवाल है। ठीक है। और उसके बाद सीमेंट बनाने के कितने प्रोसेस हैं और कौन से फैक्टर्स को डील करते हैं,
ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया पास पेपर के वाले से इम्पोर्टेंट है। वेट पेपर को ड्राई पे प्रेफरेंस दी जाती है। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में वैसे इतना आया नहीं है। रोटरी किन के जो 4 जोन्स थे ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही एक बना देंगे, ये आपने अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन वैसे बनते हैं, ये ज़रूर करना है। उसके बाद था सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या है, उसके मुख्तलिफ जो रिएक्शंस होते हैं वो बता दें, ये एक्सरसाइज का सवाल है, ज़रूर करना है। क्लिंकर क्या है, 2% जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, या पोर्टलैंड सीमेंट क्या है उसमें जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, या जिप्सम का रोल क्या है, एक्सरसाइज में सवाल है उसके, ये उन्होंने पॉइंट्स बना के कि वो सीमेंट को हार्ड हार्ड बना देता है ना, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, जिससे सीमेंट की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, हार्डनेस भी ज़्यादा हो जाती है। ये सीमेंट का ही लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है एक्सरसाइज में, ये वैसे आपकी लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन पेयरिंग स्कीम में आपको पता है ये लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसलिए इसको वो आप जो शॉर्ट करेंगे उसी में आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन सारा मुकम्मल हो जाएगा, अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो, ये उसकी फ्लो शीट डायग्राम जो है ये बनाई हुई है, जिसमें सीमेंट एंड पे बंद फ्लो शीट डायग्राम का अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पीछे फर्टिलाइजर यूरिया का था, ये इसका सीमेंट का हो गया, ये आगे इसी तरह पेपर इंडस्ट्री में भी आ सकता है। तो बार इतने इंपॉर्टेंट ये सवाल नहीं है, तो आप उसको देख लें अगर करें तो फिर चले बस करते हैं इतने से।